farmers and whether these efforts are increasing the income of farmers. Lastly, Adhyaksh, could you provide the details of the agricultural schemes that have implemented the direct benefit transfer to ensure the seamless benefits of farmers and citizens? What is the total amount disbursed to DBT in the current financial year 2025-26? Additionally, what are the estimated savings or benefits occurred to the government due to the DBT and other administrative reforms, and what specific measures have been contributed to these grants? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर वालों की सरकार थी तब एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, बीच का रास्ते में गायब हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया ही किसान के खाते में पहुंचता है डीबीटी के माध्यम से। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डाली गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3,90,000 करोड़ रुपए की माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डाली गई 2,12,000 करोड़ की। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम आशा के तहत जो राशि डाली गई 1,70,000 करोड़ की, गेहूं की खरीद की राशि डाली गई 6,04,000 करोड़ की, धान के लिए राशि डाली गई 14,43,000 करोड़ की। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल एमएसपी के खरीद की राशि को डीबीटी के माध्यम से डाली वो 22,17,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की गई है। और ये डीबीटी के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपया जो इधर उधर फर्जीवाड़े में चला जाता था वो बचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। एक एक पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार अगर कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 222 श्री शंकर लालवानी। क्वेश्चन नंबर 222। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय सभा अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या संघ राज क्षेत्र लद्दाख के पुनर्गठन के बाद सड़क संपर्क में सुधार और विस्तार हुआ है, पहला। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि शीतकालीन विंटर सीजन में मुख्यालय से दूर क्षेत्र में संपर्क करने के लिए क्या क्या व्यवस्था सरकार ने कदम उठाए, ये माननीय मंत्री जी कृपया बताएं। महोदय, एक सड़क के संबंध में माननीय ने जो प्रश्न अभी पूरक के रूप में पूछा है उसकी विस्तृत जानकारी उत्तर में दी गई है। फिर भी मैं संक्षिप्त में उसको जरूर यहाँ रखना चाहूँगा कि 72 वर्षों में महोदय, यानी कि आज़ादी के बाद से 2019 तक लद्दाख के यूटी बनने से पहले मात्र 1800 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी, लेकिन यूटी बनने के पश्चात लद्दाख में 2019 के बाद 1670 किलोमीटर महोदय सड़कें बनाई गई हैं। 100 से अधिक आबादी वाले लगभग सारी बस्तियों में सड़क संपर्क स्थापित कर दिए गए हैं। 230 किलोमीटर कारगिल जानसर रोड, 298 किलोमीटर निम्मो पदुम दारचा रोड कार्य प्रगति पर है। जो जिला सुरंग और सिंहकुला सुरंग का कार्य प्रगति पर है। 45 नए पुलों का निर्माण हुआ है ताकि रोड को सपोर्ट मिल सके और
वैसे जहां नाला या कोई अवरोध वाली स्थिति है वहां एक सुदृढ़ पुल भी बनाया गया है जिसकी संख्या 45 है। कारगिल जानसर मार्ग 154 दिनों से घटकर मात्र 29 दिन और जोन जिला मार्ग 127 दिनों से घटकर 29 दिन ही अब बंद रह रहा है, यानी कि यातायात की सुविधाओं काफी बढ़ी है। महोदय, जहां तक इन्होंने सर्दियों में लद्दाख के मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जो भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, अब लद्दाख में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और लद्दाख प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। 138 बर्फ हटाने वाली मशीनों की खरीद की गई है। बर्फ हटाने वाली मशीनों, हाइड्रोलिक क्रेन, रिकवरी वाहन, वर्कशॉप वैन जैसी सभी आवश्यक मशीनों के द्वारा मार्ग के अवरोधों को हटाने की व्यवस्था की गई है। BRO द्वारा सड़कों को साल भर खुला रखा जा रहा है। फलस्वरूप कारगिल जानसर मार्ग 2019-20 में 154 दिनों की तुलना में, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया हूँ, 29 दिन हो गया है और जोंजिला का 29 दिन ही अब बंद रह रहा है। जोंजिला सुरंग और सिंगोला सुरंग परियोजना बहुत प्रगति पर है। कनेक्टिविटी और इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए 23 हेलीपैड और 2 हैंगर का निर्माण कराया गया है ताकि उस बर्फबारी की स्थिति में एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह लोगों को सहायता भी दी जा सके और आवश्यक वस्तुओं को भी हम चाहे वो इमरजेंसी का हो उसको हम वहाँ ले जा सके, पहुँचा सके। सभी 193 ग्राम पंचायतों में 20 सेट कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है। BRO, NHI, DCL तथा CPWD द्वारा राजनीतिक और लंबी दूरी की सीमा संपर्कता जैसे कि दौलत बेग, ओल्डी, चुशुल और पेंगोंग झील, डेम जोक आदि तक सड़कों की देखभाल की जा रही है ताकि सर्दियों के मौसम में भी यातायात सुगम रह सके। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। संघ राज्य क्षेत्र बनने के पश्चात लद्दाख के विकास में इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहला। और दूसरा, वहाँ सिंधु नदी बहती है तो हम हर वर्ष सिंधु दर्शन यात्रा पे सभी देश भर के यात्री वहाँ तीर्थयात्री जाता है, तो लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा लेने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें। महोदय, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और कई क्षेत्रों में पड़ा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, खेल के क्षेत्र में भी और संरचना के बनने और उसके विकास के कारण रोजगार के अवसर काफ़ी प्राप्त लोगों को हो रहा है, जिसके कारण लोगों के जनजीवन में भी खुशियाँ पहुँच रही है। महोदय, विद्युत जैसे पर्यटन के क्षेत्र में भी 9 पर्यटक मार्ग, 2 पर्यटक सर्किट, 30 ट्रैकिंग मार्ग भी खोले गए हैं। डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है। सियाचिन बेस कैंप को देसी पर्यटकों के लिए खोला गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत मिशन के तहत 100% आबादी कवर किए गए हैं। 331 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, 2019 से पहले कोई ऐसा केंद्र नहीं था। डॉक्टर की संख्या बढ़कर 824 से अब 1554 हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का स्कूल जाने की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी स्कूलों में नामांकन पहले 46,000 था, अब लगभग 54,000 हो गया है। क्योंकि महोदय पूछे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसे जब प्रभाव पड़ा है तो हर क्षेत्र में पड़ा है। विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में वहाँ ऊर्जा संयंत्र का काम शुरू है।
220 केवी नुब्रा 220 केवी जांस्कर ट्रांसमिशन लाइन निर्माणाधीन है। चांगथांग क्षेत्र के 687 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दी गई है। खेल के क्षेत्र में भी एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण हुआ है। आइस हॉकी रिंग विकसित हो रहा है। महोदय, वहाँ इस प्रकार से वहाँ के विकास को बहुत गति मिली है इन अवसंरचनाओं के पूर्ति के पश्चात। जहाँ तक सिंधु के उस क्षेत्र में जहाँ काफ़ी पर्यटक जाते हैं, तो पहले भी बताया कि महोदय वहाँ तक सिंधु जल का जो केंद्र है वहाँ तक लोगों को पहुँचाने के लिए सिंधु के उस पर्यटक केंद्र तक लोगों को पहुँचाने के लिए हर मौसम में सड़क सुविधा, रोडों के किनारे उनको सहूलियत हो, इसके लिए और संरचना, और वहाँ लोग बाहर से भी जाए तो वहाँ ले के कई 100 करोड़ की लागत से नए वहाँ तकनीक के आधार पर एयरपोर्ट को भी उन्नत और उन्नयन का कार्य हो रहा है। श्री भोला सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को गृह मंत्री के रूप में लंबे समय पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने लद्दाख संघ क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए 2019 के बाद उसकी जानकारी दी। बहुत ही सराहनीय कार्य 2019 के बाद हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री जी ने संघ राज्य लद्दाख को बनने के बाद कृषि और बागवानी के क्षेत्र में विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं, और कदम उठाए हैं तो उनका परिणाम क्या है? महोदय, कृषि और बागवानी पर वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक निर्भर है, और वहाँ के कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाई। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।